नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। वो अपने बेटे अभिज्ञान पटेल के चलते विवादों में फंस गए हैं। अभिज्ञान पटेल पर मारपीट के आरोप लगे। मंत्री के बेटे पर आरोप है कि उन्होंने भोपाल में एक बाइक सवार के साथ मारपीट की और इसी दौरान में बीच बचाव में आए एक दंपत्ति को भी मंत्री के बेटे और उसके साथियों ने घायल कर दिया। इस घटना को लेकर अभिज्ञान पटेल के खिलाफ मारपीट के मामले में एफआईआर हुई। इस मामले में तब नया मोड़ आया जब राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल खुद अपने समर्थकों के साथ शाहपुरा थाने पहुंचे। मंत्री ने पुलिसकर्मियों पर उनके बेटे के साथ मारपीट के आरोप लगाए, जिसके बाद आनन फानन में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना को लेकर कई सवाल भी खड़े किए। जीतू पटवारी पीड़ितों से मिलने थाने पहुंचे। जीतू पटवारी ने पूछा कि पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई क्यों की गई। इस घटना से सियासी पारा इतना चढ़ गया कि मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की कुर्सी भी खतरे में आ गई। चुनावी मौसम में कांग्रेस इसे खूब उछालेगी। सरकार के लिए मंत्री का बचाव करना भारी पड़ सकता है। ऐसे में नरेंद्र शिवाजी पटेल को मंत्री पद से हटाने की भी चर्चा होने लगी है। तो गुंडागर्दी, मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी सामने आई, जहां पर दंपत्ति को पीटा गया मंत्री के बेटे के द्वारा और उसके बाद दबंगई जो है मंत्री द्वारा भी दिखाई गई और बेटे के द्वारा भी दिखाई गई। जब एफआईआर दर्ज हुई बेटे पर तो मंत्री जी पहुंचे थाने और सस्पेंड करवा दिया 4 पुलिसकर्मियों को। और इतना ही नहीं, बयानों से ऐसा लगता है कि मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल खुद को पार्टी से ऊपर समझते हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि वो खुद को पार्टी से ज्यादा ताकतवर समझते हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। मुझे टिकट मिला तो मैंने दिखा दिया कि ऐसे जीता जाता है। हमसे सीखो, सच बता रहा है, हमसे सीखो कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। हमसे सीखो। पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। हमसे सीखो, सच बता रहा है, हमसे सीखो कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। हमसे सीखो। पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। और सिर्फ मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ही नहीं, उनका बेटा अभिज्ञान पटेल भी खुद को कम नहीं समझता। अभिज्ञान सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होता है। हितग्राहियों को मंच से चेक देते हुए उसकी तस्वीरें भी आई। वो किस हैसियत से आखिर हितग्राहियों को चेक बांटता है, ये समझ से परे है, जबकि उसके पास ऐसा कोई सरकारी पद नहीं है। भोपाल में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की भी तस्वीरें सामने आई, जिनमें मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बेटे अभिज्ञान को राज्यपाल के साथ मंच पर बैठाया। बेटे को किस हैसियत से मंच पर राज्यपाल के साथ बैठाया, ये भी समझ से परे है। तस्वीरों से लगता है कि मंत्री जी और उनके बेटे अपने रसूख का प्रदर्शन करने से नहीं चूकते हैं। मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया। वीडी शर्मा ने कहा कि गुंडागर्दी करने का अधिकार किसी को नहीं और इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहा, सुनिए। गुंडागर्दी या किसी प्रकार की ऐसे कोई भी काम करने का किसी को न मुझे अधिकार है न किसी को अधिकार है। दूसरे पक्ष हो उनको भी अधिकार नहीं है। गुंडेजम करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जिसने गलत किया होगा उस पर प्रशासन गंभीरता से अपना निर्णय करे। मंत्री पुत्र की गुंडागर्दी के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा कि गुंडागर्दी वही कर रहे हैं जिन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। मुहिम चलाकर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पक्षपात के साथ मुहिम न चले। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी करने वाले भाजपाइयों पर पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए।
भाजपा की सरकार के मंत्री के परिवार पर कार्रवाई होनी चाहिए। गुंडागर्दी कौन कर रहा है इस प्रदेश में? जिनको संरक्षण प्राप्त है भाजपा का, जिनको संरक्षण प्राप्त है पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। उज्जैन में बहुत से गुंडागर्दी करने वाले मिल जाएंगे, मुहिम चलाई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत कटारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, यहां पर गुंडागर्दी जिस तरह की नजर आई है मंत्री के बेटे की, आखिर क्या लगता है जो गुंडागर्दी सामने आई है, अब उससे क्या मंत्री जी की कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है? क्या वीडी शर्मा भी कह रहे हैं कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कार्रवाई तो होगी ही होगी? किस तरह से देखें? जी देखिए, एक मंत्री का जो रवैया था वो वाकई बहुत आपत्तिजनक था कि अगर बेटा आपका गुंडागर्दी कर रहा है तो आपको क्या खुद जाकर वो तरीका अपनाना चाहिए था जो आपने पुलिस थाने में अपनाया। बल्कि होना ये चाहिए था कि आप उसे डांटते, बल्कि ये कहते पुलिस से कि जो एक्शन हो सकता है वो लीजिए। लेकिन इसके उलट तस्वीर आई। एक जो वीडियो वायरल हुआ अभी, वो भी सवालों के दायरे में है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी कभी ये नहीं कहता है कि पार्टी एक तरफ और मैं एक तरफ। अब दूसरा, अब जो जिसका जिक्र आपने किया कि क्या वाकई कार्रवाई होगी, तो इंटरनल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कार्रवाई की तैयारी लगभग हो चुकी है। तीनों स्तर पर नाराजगी है, न केवल सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, बल्कि संघ जो मदर संस्था है बीजेपी की, उसके अंदर भी नाराजगी है इस रवैये को लेकर। और भविष्य में कोई बड़ा एक्शन होगा। हालांकि इस लिहाज पे जरूर पूरा आकलन किया जाएगा कि ये कब और किस तरह से कार्रवाई की जाए, चूंकि अभी चुनाव है और चुनाव में कोई भी स्टेप कोई राजनीतिक लिहाज से नुकसानदायक हो सकता है। उस नजरिए से जो संगठन और सरकार के स्तर पर विचार विमर्श होगा कि आगे क्या एक्शन लेना है। चूंकि ये केवल भोपाल का मामला या केवल मध्य प्रदेश का मामला नहीं रह गया था। नरेंद्र शिवाजी पटेल का जो उनके बेटे का जो पूरा प्रकरण था, ये देशव्यापी मामला बन गया। कांग्रेस को कहीं घर में बैठे बिठाए एक बड़ा मसला मिल गया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर देशव्यापी बात छेड़ दी, सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर कैसे बीजेपी के अंदर बीजेपी के नेता, बीजेपी सरकार में मंत्री कैसे गुंडाई कर रहे हैं, उनके बेटे गुंडाई कर रहे हैं। ये जरूर कांग्रेस के लिए एक मामला जरूर मिल गया था, मुद्दा। उस बीच जब लगातार कांग्रेसी दिग्गज छोड़ रहे थे पार्टी, अब ये जरूर देखना होगा कि बीजेपी इससे कैसे निपटती है। लेकिन ये जरूर तय माना जा रहा है कि एक्शन होगा, और वो एक्शन किस रूप में होगा ये जरूर देखना होगा। कहा तो ये जा रहा है कि बहुत सख्त एक्शन हो सकता है। अब ये चुनाव से पहले एक्शन होगा या चुनाव के बाद में होगा, इसका आकलन जरूर किया जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा था होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। और यहाँ पर एक और सवाल है कि जिस तरह की तस्वीर अभी सामने आई है, रसूख गुंडागर्दी यहाँ पर दिखा रहे हैं मंत्री जी और उनके बेटे, क्या ऐसा पूर्व में भी हो चुका है? चूंकि तस्वीरें यही बयां कर रही है कि ऐसा रसूख शायद पहले भी दिखा चुके होंगे। वो तो तस्वीरें सामने आ गई तो सामने सब कुछ आया, पहले का शायद सामने नहीं आ पाया होगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी को साझा करने के लिए। बालाघाट का जिक्र करते हैं। बालाघाट लोकसभा संसदीय सीट से कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे और उनके पति पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के बीच जुबानी जंग बढ़ती ही जा रही है। बीएसपी से चुनाव लड़ रहे कंकर मुंजारे ने अपनी विधायक पत्नी को नसीहत दी थी कि कांग्रेस का प्रचार करना हो तो लोकसभा चुनाव तक मेरे साथ घर में रहकर प्रचार नहीं कर सकती। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए घर छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। मैं इस घर में डोली में बैठकर आई थी, अब इस घर में अर्थी ही उठेगी। जब मैं विधानसभा चुनाव में मैंने अपना घर नहीं छोड़ा, तो अभी मैं अपना घर छोड़ के चुनाव प्रचार में क्यों जाऊंगी? चुनाव की रणभूमि में उतरती हूँ तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ। तो अपनी पार्टी के प्रति समर्पण का भाव, निष्ठा का भाव रख के अगर मैं चुनाव प्रचार में भाग लेती हूँ तो कहीं किसी भी तरह से तकलीफ नहीं होना चाहिए। और घर छोड़ बुरहानपुर का जिक्र करते हैं। प्रोफेसर ने छात्रा से छेड़छाड़ की है। परीक्षा देने आई थी ये छात्र और उससे छेड़छाड़ की गई प्रोफेसर के द्वारा। छत्रपति शिवाजी महाराज कॉलेज की ये पूरी घटना है। छात्रा की शिकायत पर प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने धारा 354 के तहत दर्ज किया है ये मामला। तो छेड़छाड़ का ये पूरा मामला सामने आया है। प्रोफेसर ने छात्रा से छेड़छाड़ की। दरअसल परीक्षा देने ये छात्रा आई थी और उसके साथ प्रोफेसर ने छेड़छाड़ की और उसके बाद छात्रा की शिकायत पर प्रोफेसर की गिरफ्तारी हो चुकी है और 354 के तहत मामला भी दर्ज किया गया। सूचना मिली थी कि छत्रपति शिवाजी कॉलेज है, अपनी जो शाहपुर रोड पर पड़ती है, उसमें कुछ लड़के हंगामा कर रहे हैं और कुछ घटना कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ से स्टाफ भेजा गया तो पता चला है कि एक नरेंद्र चौहान करके 38 शिक्षक है वहाँ पर जो कॉलेज में पढ़ा था।
और ज्यादा जानकारी के लिए गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, यहाँ पर प्रोफेसर के द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ की गई है, क्या कुछ अभी तक जांच में सामने आ पाया? जी, बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर जिले के शाहपुर रोड स्थित शासकीय महाविद्यालय में यहाँ पर शिक्षा के मंदिर को एक प्रोफेसर द्वारा शर्मसार करने का मामला सामने आया है। बीबीए फाइनल की छात्रा जहां पर परीक्षा देने के लिए आई थी, उससे प्रोफेसर ने अश्लील हरकतें की, उससे छेड़छाड़ की, जिसके बाद छात्रा ने शिकारपुरा पुलिस थाने में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज की और प्रोफेसर द्वारा किए गए हरकतों की पूरी बात पुलिस को बताई, जिसके बाद में पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जी ठीक, फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए गणेश। श्योपुर की बात करेंगे। गेहूं की फसल में आग लग गई, 100 बीघा से ज्यादा फसल जलकर खाक हो गई। आग बुझाने में दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसान भी आग बुझाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। सोई कला कस्बे के पास खेतों में आग लगी। किसानों की मेहनत पर पानी पूरी तरह से फिर चुका है। ये तस्वीरें श्योपुर की आप देख रहे हैं। गेहूं की फसल में आग लग गई है। हालांकि किन्हीं कारणों से ये आग लगी अब तक पता नहीं चल पाया है, पर अक्सर हम देखते हैं जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं वो ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। अभी तो गर्मी की शुरुआत है और उसी में ये तस्वीर देखने को मिली। हालांकि अभी स्पष्ट वजह सामने नहीं आ पाई है, पर बड़ा नुकसान किसान को यहाँ पर हुआ है। गेहूं की फसल में ये आग लग गई। अब देखिए कितनी भीषण ये आग है। सब कुछ आग ने अपने आगोश में यहाँ पर ले लिया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आसपास के लोग हैं, आग बुझाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। 3 गाड़ियां दमकल की पहुंची हैं जो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। ये भीषण आग की तस्वीरें आप श्योपुर से देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रखे हैं। गेहूं की फसल में आग लग गई। देखते ही देखते ये आग बढ़ती चली गई। पूरे खेत में आग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, गेहूं की फसल में ये भीषण आग की तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या पता चल पाया कैसे ही आग लगी और अभी क्या स्थिति है? वैसे आपकी बात करें तो आग यानी अज्ञात कारणों के चलते हुई है, लेकिन किसानों द्वारा ये बताया जा रहा है कि बिजली लाइन में जो टकरा हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से आग लगी है। लेकिन जो आग के कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाए। इस वजह से फिलहाल अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किस वजह से आग लगी, क्योंकि कलेक्टर ने भी यही कहा है कि आग लगने के कारण अज्ञात है। लेकिन इस आगजनी की वजह से 300 बीघा से ज्यादा की जो फसल है वो जल करके पूरी तरह से खाक हो गई है। किसानों की जो मेहनत है उस पर पानी फिर गया है। कई किसान तो इतने चिंतित हैं क्योंकि जो उनकी मेहनत थी पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई है। इस वजह से उनको अब डर है कि आने वाले दिनों में अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे, और वो प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपने परिवार का गुजारा कर सकें और जो उनकी जरूरत है वो पूरी हो सके। और कलेक्टर ने भी उन्हें भरोसा दिलाया है कि 24 घंटे के अंदर सर्वे पूरा कराया जाएगा और जल्द इनको मुआवजा दिलाया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे इस लोकसभा चुनाव में आज पहली बार अपने पति के लिए वोट मांगने निकली हैं और इसी दौरान वो शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा पहुंची। इस दौरान वो पिछोर की मातृशक्ति और भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के संग स्वागत गीत में झूम उठी। प्रियदर्शनी राजे आज से 2 दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र के दौरे पर निकली, जहां वे अपने पति और भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में महिलाओं से वोट करती हुई नजर आई। गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। प्रियदर्शनी राजे ने बाजार में लोगों के साथ जनसंपर्क किया। एक दुकान से उन्होंने पीले रंग की साड़ी खरीदी, साथ ही वहां मौजूद महिलाओं और लड़कियों के साथ बातचीत की।
सुप्रीम कोर्ट ने धार की भोजशाला में सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई सर्वे चलता रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां ऐसा कुछ ना हो जिससे धार्मिक चरित्र बदले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा। उस पूरी मामले में है सर, एक सवाल है कि सर्वे का आदेश फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आउटकम कर लिया कि सर्वे होता रहे और जो भी फाइनल ऑर्डर होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। लेकिन हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि सर्वे कंडक्ट कर लिया जाए और रिपोर्ट के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, तो इसको कैसे समझें? देखिए, बेसिक बात यह है कि आज भोजशाला मंदिर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पार्टीज को 4 हफ्ते का समय दिया अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, नोटिस इशू किया है, पर सर्वे पे कोई रोक नहीं लगाई है, जिसका अर्थ यह है कि जो एसआई का सर्वे है वो चलता रहेगा। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भी कोई फर्दर एक्शन ना लिया जाए। वो होने भी नहीं वाला है, क्योंकि रिपोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने जाएगी, उसके बाद इस रिपोर्ट की फर्दर इवैल्यूएशन होगा, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। जहां तक बात है अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने की, तय समय सीमा के अंदर हम कोर्ट के सामने अपना एफिडेविट फाइल करेंगे और जो एसआई का सर्वे वो जारी रहेगा। विष्णु सर, एक और बात, धार्मिक ढांचे में बदलाव ना हो, जिसको लेकर एसआई को भी बोला है कि खुदाई की जो प्रक्रिया है वो बहुत तय आधार पर ही किया जाए, ताकि जो स्ट्रक्चर है उसका उसमें कोई परिवर्तन। देखिए, एएसआई जब भी कोई खुदाई करता है, सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट में एएसआई को पावर है खुदाई करने की, और एएसआई कभी अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को डैमेज नहीं करता है। और जहां तक बात है कोर्ट के ऑपरेटिव ऑर्डर की, जब कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तभी हम उस पर कोई बात कर पाएंगे कि कोर्ट ने उस संबंध में क्या आदेश दिया। तो साफ तौर से देखिए, विष्णु ने समझा भी दिया कि क्या मामला पूरा है और निश्चित रूप से इस पूरी मामले में वो आगे बढ़ेंगे। रतलाम से बड़ी खबर का जिक्र करें।